यतिन के लिए नई चप्पलें खरीद कर ले आने के बाद उसके पिता ने कहा, इस बार अगर पहले की तरह इन्हें नष्ट किया तो फिर फटी चप्पलें ही पहननी होंगी। यतिन को हर महीने एक नई चप्पल की ज़रूरत पड़ती थी। उसकी नेकर भी 2 दिन बीतते न बीतते फट ही जाती थी। वो किसी भी चीज़ को ठीक से संभाल कर नहीं रख पाता था। उसकी सभी किताबों की जिल्दें फटी हुई थीं, कोई मुड़ी तुड़ी थी। स्लेट में भी ऊपर से नीचे तक दरार थी। स्लेट की पेंसिलें हमेशा उसके हाथों से गिरती रहती थीं, जिससे सभी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। उसकी एक और बुरी आदत थी कि वो पेंसिलों के पिछले हिस्से को चबाता रहता था। चबाते रहने के कारण पेंसिल की लकड़ी बादाम के छिलके जैसी लगती थी। इसे देखकर एक दिन मास्टर साहब ने पूछा था, तुम्हें घर में खाने के लिए नहीं मिलता? नई चप्पल पहनकर यतिन पहले दिन तो फट जाने के डर से खूब सावधान रहा। सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरता था। चौखट लांघते समय कहीं ठोकर न लग जाए इस भय से सतर्क रहता था। लेकिन बस इतना ही। 2 दिन बाद वो फिर अपने पुराने रूप में लौट आता। चप्पल का मोह छोड़कर तेजी से सीढ़ियां उतरने, आते जाते हुए दिन में 10 बार चौखट से टकराने का सिलसिला शुरू हो गया। फलस्वरूप 1 महीना बीतते न बीतते चप्पल के एक तरफ का हिस्सा थोड़ा खुल गया। माँ बोली, अरे जरा मोची बुलवाकर इसकी सिलाई करवा ले, नहीं तो ये एकदम टूट जाएगी। लेकिन मोची बुलाने की बात टलती रही। चप्पल का मुंह और खुलता गया। मगर यतिन एक चीज का बहुत ध्यान रखता था। वो थी उसकी पतंग। जो पतंग उसे पसंद आ जाती उसे जोड़ जाड़ कर जब तक संभव होता उसे टिकाए रखता। खेलने का उसका अधिकांश समय पतंग उड़ाने में ही बीतता। इस आदत के कारण न जाने कितनी बार उसे डांट भी सुननी पड़ती। पतंग फट जाने पर वह रसोई में जाकर लेई के लिए उत्पात मचाने लगता। पतंग की दुम लगाने या डोर काटने के लिए कैंची की जरूरत पड़ने पर वो माँ की सिलाई का डब्बा खंगाल डालता। पतंग उड़ाना शुरू करने पर फिर उसे खाने पीने का भी होश नहीं रहता था। पेड़ पर चढ़ते वक्त उसकी नई नेकर काफी फट गई थी। किताब रखकर चप्पल पहनते समय उसने देखा कि चप्पल इतनी फट गई है कि पहनना मुश्किल था। लेकिन सीढ़ियां उतरते समय उसे ये बात याद नहीं रही। वो 2-3 सीढ़ियां लांघते हुए उतरने लगा। आखिरकार चप्पल का खुला हुआ मुंह इतना ज्यादा खुल गया कि वो सारे दांत निकालकर चिढ़ाने लगी। वो जैसे ही आखिरी 3 सीढ़ियां लांघते हुए कूदा, वैसे ही उसके पैरों के नीचे से जमीन सट्ट से खिसक गई और टूटी हुई चप्पल उसे बड़ी तेजी से शून्य में न जाने कहाँ ले भागी, जिसका पता ठिकाना नहीं था। भागते 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 चप्पलें जब थमी, तब यतिन ने देखा कि वो किसी अनजाने देश में पहुंच गया था। वहां चारों तरफ अनेक मोची बैठे हुए थे। वे सब यतिन को देखकर उसके पास चले आए। इसके बाद उसके पैरों से फटी चप्पलों को निकालकर बड़े यत्न से झाड़ने लगे। उनमें एक जो सरदार जैसा था, उसने यतिन से कहा, तुम तो बड़े दुष्ट लगते हो। इन चप्पलों का क्या हाल कर दिया है, जरा देखो तो। कुछ और होता तो बेचारों के प्राण ही निकल गए होते। यतिन का साहस तब थोड़ा लौट आया था। उसने कहा, जूते चप्पलों में भी जान होती है क्या? मोचियों ने कहा, और नहीं तो क्या। तुम लोग शायद समझते होगे कि जब पैर में जूते पहनकर जोर से भागते हो तब उन्हें दर्द नहीं होता। बहुत दर्द होता है। दर्द होने के कारण ही तो वे चर्र चर्र की आवाज करते हैं। जब तुम पैरों में चप्पलें पहनकर तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ उतर रहे थे और तुम्हारे पैरों के बोझ से एक चप्पल की बगल का हिस्सा फट गया था, तब क्या उसे दर्द नहीं हुआ था? बहुत दर्द हुआ था। इसीलिए ये तुम्हें हमारे पास ले आई हैं। देश भर के सभी लड़कों की चीजों का दायित्व हम पर है। चीजों को ठीक से न संभालने के लिए हम उन लोगों को सजा देते हैं। मोची ने यतिन के हाथ से में टूटी हुई चप्पल देकर कहा, लो अब इसे सिलो। यतिन ने गुस्से में कहा, मैं जूते नहीं सिलता, ये काम मोची करते हैं। मोची ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारा देश नहीं है कि इनकार करने से काम चल जाएगा। इस सुए तारों को लो और सिलाई करो। यतिन का गुस्सा तब तक कुछ कम हो गया था। उसे डर भी लगने लगा था। उसने कहा, मुझे जूते सिलने नहीं आते। मोची ने कहा, मैं बताए देता हूँ, मगर सिलना तो तुम्ही को पड़ेगा। यतिन डर के मारे चप्पल सिलने बैठ गया। उसके हाथ में सुआ चुभ गया। गर्दन झुकाकर बैठने से गर्दन में दर्द होने लगा। बड़े कष्ट से वो दिन भर में सिर्फ एक ही चप्पल सिल पाया। तब उसने मोची से कहा, अब दूसरी चप्पल कल सिलूंगा, इस वक्त भूख लगी है।
मोची ने कहा, ये क्या, काम पूरा न करने पर ना तुम्हें खाना मिलेगा ना तुम्हें सोने दिया जाएगा। एक चप्पल अभी भी सिलनी बाकी है, इसके बाद तुम्हें ढंग से चलना सीखना पड़ेगा, जिससे तुम और किसी जूते चप्पल पर अत्याचार न कर सको। इसके बाद तुम्हें दर्जी के पास ले जाकर अपनी कटी फटी नेकर भी सिलनी पड़ेगी। इसके बाद देखा जाएगा तुमने अब तक क्या क्या चीजें बर्बाद की हैं। यतीन की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोता हुआ किसी तरह अपनी दूसरी चप्पल सिलने लगा। सौभाग्य से वह ज्यादा नहीं टूटी थी। उसके बाद वे मोची उसे एक 5 मंजिली मकान के सामने ले गए। उस मकान की सीढ़ी नीचे से सीधे 5वीं मंजिल तक चली गई थी। उन लोगों ने यतीन को सीढ़ी के नीचे खड़ा करके कहा, जाओ एकदम सीधे 5वीं मंजिल तक चढ़ो, फिर नीचे उतरो। इत्मीनान से एक एक सीढ़ी पर चढ़ना, फिर इसी तरह धीरे धीरे उतरना। यतीन 5वीं मंजिल तक सीढ़ियां नापता हुआ पहुंचा, फिर वहां से उतरा। नीचे आने पर मोचियों ने कहा, ठीक नहीं हुआ, तुम 3 बार 2-2 सीढ़ी एक साथ चढ़ गए थे, 5 बार कूदे भी थे, 2 बार 3 सीढ़ियों पर एक साथ छलांग लगाई थी। फिर से चढ़ो, याद रहे तुम्हें न कहीं उछलना है न एक भी सीढ़ी लांघनी है। इतनी सीढ़ियां चढ़ने उतरने से बेचारे यतीन के पैर दुखने लगे थे। वह इस बार धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरा। उन्होंने कहा, हाँ इस बार ठीक हुआ है, अब दर्जी के पास चलो। यह कहकर वे उसे एक दूसरे मैदान में ले गए। वहाँ सिर्फ दर्जी ही थे जो बैठे बैठे कपड़े सिल रहे थे। यतीन को देखते ही उन्होंने पूछा, तुमने क्या फाड़ डाला? मोचियों ने कहा, देखो इसने अपनी नई नेकर कितनी बुरी तरह फाड़ी है। सभी दर्जी सिर हिलाकर बोले, बड़ा अन्याय है, बड़ा अन्याय है, इसे जल्दी से सिलो। यतीन की अब इनकार करने की हिम्मत नहीं हुई। वह सुई धागा लेकर फटी नेकर सिलने बैठ गया। उसने अभी 2 फंदे डाले ही थे कि दर्जी चिल्लाने लगे, इसे सिलाई कहते हैं, खोलो खोलो। वह बेचारा जितनी बार सिलता उतनी बार वे कहते, खोलो खोलो। आखिरकार उसने रोते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, एक बार घर पहुंचा दो, मैं फिर न कभी अपने कपड़े फाड़ूंगा न अपना छाता। यह सुनकर दर्जी हंसते हुए बोले, भूख लगी है तो तुम्हारे खाने लायक चीज़ें तो हमारे पास बहुत है। यह कहकर वे अपने कपड़ों में निशान लगाने वाली ढेर सारी पेंसिलें ले आए। तुम्हें तो पेंसिल चबाना अच्छा लगता है, लो इन्हें चबाकर भूख मिटाओ, हमारे पास और कुछ नहीं है। यह कहकर वे फिर से अपने काम में लग गए। थका मांदा यतीन रोते रोते जमीन पर लेट गया। तभी आसमान में सन सन करके न जाने कैसी आवाज़ आई और यतीन ने जिस पतंग को बड़े शौक से चिप्पियाँ लगाकर दुरुस्त किया था, वह आसमान में गोता लगाकर सीधे उसकी गोद में आ गिर पड़ी। पतंग ने फुसफुसाकर उससे कहा, तुमने मेरा ध्यान रखा था इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, तुम जल्दी से मेरी दुम पकड़ लो। यतीन ने ऐसा ही किया। पतंग उसे लेकर सरल से आसमान में चली गई। यह शब्द सुनकर सारे दर्जी अपनी बड़ी बड़ी कैंचियाँ लेकर उसकी डोर काटने के लिए भागे। अचानक पतंग और यतीन एक दूसरे से लिपट कर नीचे की ओर गिरने लगे। गिरते गिरते जैसे ही यतीन का सिर जमीन से टकराया, वह अचानक जोर से चौंक पड़ा। पतंग ना जाने कहाँ गायब हो गई। यतीन ने देखा वह सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ था और उसके सिर में जोर का दर्द हो रहा था। कुछ दिनों की तकलीफ के बाद यतीन स्वस्थ हुआ। उसकी माँ कहती, बेचारा सीढ़ियों से गिर के इतना भुगतने के बाद मेरा लाल बड़ा कमज़ोर हो गया है, न उसे पहले जैसी फुर्ती रही न उछलते कूदते चलता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं, वरना एक जोड़ी चप्पलें 4 महीने चल पाती। सच्ची बात तो यह है कि यतीन अभी तक उन मोचियों और दर्जियों को भुला नहीं पाया है।